Assalamu alaikum and welcome back to our channel Stars with Age के in another episode जी। आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि हमारा ख्याल है कि पेरेंट्स, केयर गिवर्स और दीगर लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर हम इस फील्ड में यूज़ होने वाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को ब्रीफली डिस्कस कर सकें एक सेगमेंट में। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें, दीगर लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन में हमें लाहौर से ज्वाइन किया है अस्मा नूरुल ऐन, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। 9 years प्लस का इनका एक्सपीरियंस है इन डीलिंग विद डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स जी। आइए इनसे मिलते हैं और खुद भी समझते हैं इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को और आपको भी बताते हैं। थैंक यू वेरी मच अस्मा कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, इस टॉपिक के लिए, बल्कि आपने ही हमें प्रपोज किया। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much. Thank you for inviting me. राइट। तो बिफोर के हम टॉपिक की तरफ जाएं, मैं ये थोड़ा सा चाहूँगा कि हमने आपका बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ पेश किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस के लिए अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर दें, तो उनके लिए भी आसानी होगी। Uh, I am Asma Nurulan. I have done my MS in clinical psychology. I'm child and adult clinical psychologist, a certified hypnotherapist, NLP practitioner, and interpreter Pakistani Sign Language in beginners level. So, yeah, I have 9 years of experience working with individuals who have different abilities and needs and psychiatric issues. So, yeah, राइट। that's about it. राइट जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं कि हम जिस जो हमारा टॉपिक था कि जो टर्मिनोलॉजीज इस फील्ड में यूज़ हो रही हैं वो पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई थिंक ऐसा सेशन जिसमें हम ब्रीफली सारी मेन टर्मिनोलॉजीज को ब्रीफली डिस्कस कर सकें। ओके जी, तो हम अब प्रेजेंटेशन में फॉर्मली एंटर हो चुके हैं। तो अस्मा बताइए कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे शुरू करेंगे। ओके सो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ स्टार्ट में कि टर्मिनोलॉजीज क्यों इम्पोर्टेंट हैं, किन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सो बेसिकली जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे अपने यंग प्रोफेशनल्स को देखते हैं और मदर्स को देखते हैं कि जो कि हमारे पास आते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो कि ऑब्सोलीट हैं, जो हम या जो प्रोफेशनल्स के लिए भी, यंग प्रोफेशनल स्पेशली, जिनको नहीं पता कि कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है विद टाइम, और कौन सी टर्मिनोलॉजी सही नहीं है जो हम यूज नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली मदर्स नॉर्मल एबनॉर्मल के वर्ड्स यूज कर रही होती हैं अपने बच्चों के लिए, और उनके बच्चों को जब कोई और भी इस तरह के अल्फाज यूज करता है तो वो उनके लिए उनको वो एक तरह से दुखी कर रहा होता है कि हमारे बच्चों को पागल क्यों कहा जा रहा है या इस तरह के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एज अ थेरेपिस्ट मैं खुद भी क्लाइंट्स को काउंसिल करती हूँ इस बारे में, और एक तरह से पढ़ाती हूँ कि किस तरह के अल्फाज अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि बच्चा, हमें ऐसा लगता है कि वो बड़े बड़े इमोशंस शो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, हमेशा लगता है कि डिफरेंटली एबल बच्चा है तो उसको समझ में नहीं आती, जबकि ऐसा नहीं है, उसको सब बातें समझ में आ रही होती हैं, बस उसके प्रोसेस करने के तरीके हमसे क्योंकि डिफरेंट होते हैं। सो हम्म। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज को हमने डिवाइड किया है कि वो मेजरली फॉर प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो यंग प्रोफेशनल्स हों या सीजन प्रोफेशनल्स हों। लेकिन पेरेंट्स के लिए ठीक इम्पॉर्टेंट है बट कंपैरेटिवली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देख रहे होते हैं कि व्हाट इज न्यूरो डाइवर्सिटी वर्सेज न्यूरोटिपिकल। सो हमारे पास जो अम्ब्रेला टर्म है यहाँ पे, दैट इज न्यूरो डाइवर्सिटी, यानी हम सब मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। एंड फिर हम सोचते हैं कि ओके देन व्हाट इज न्यूरोटिपिकल। तो मैं इसको उर्दू में भी समझाऊंगी कि एक थेरेपिस्ट को कैसे अपने जो क्लाइंट है या पेरेंट है या जो गार्डियन है उसको कैसे समझाना है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक बड़ी टर्म है न्यूरो डाइवर्सिटी, यानी हम सब एक दूसरे से अलहदा अलहदा
दिखते हैं, सोचते हैं, हमारी पसंद नापसंद मुख्तलिफ है, तो हम सारे न्यूरो डाइवर्स हैं। तो लेकिन हमसे कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ भी लोग हो सकते हैं, जिनकी ज़रूरियात, जिनके सोचने के अंदाज, जिनकी टैलेंट्स, जिसकी एबिलिटीज हमसे बहुत मुख्तलिफ होंगी। हम्म। तो वो उनको फिर एक फर्दर कैटेगरी में भी हम लेके आते हैं, जो हमसे भी ज़्यादा डाइवर्स हैं। क्योंकि मैं, आप और पेरेंट्स, हमारे बहन भाई तकरीबन एक ही तरह से प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ों को। इसकी एग्जांपल अगर हम दें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अम, हम, अगर मुझे कहीं जाना है तो उसका एक ही तरीका फॉलो अप करेंगे। हम्म। उठना है, तैयार होना है और जाना है। लेकिन अगर एक इंसान उठे और उसे कहे, वो सोचे कि मैंने जाना है, और वो रोना शुरू कर दे, हम्म। यानी उसको पता ही नहीं है कि जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ अप, बुक अ कैब और अपनी कार पे बैठो और जाओ। अगर उसको ये प्रोसेस नहीं पता तो हम उसको जज करेंगे, डिफरेंट तरीके से देखेंगे। सो दीज आर द डिफरेंसेस, जिसकी वजह से या तो उसके पास एक्सपोजर नहीं है, या उसको इस चीज के प्रोसेस का नहीं पता। तो टिपिकल बिहेवियर्स ये हैं कि सबको पता है कि अगर आपने कहीं जाना है तो क्या क्या करना है, लेकिन डाइवर्स बिहेवियर ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। तो उसको फिर उसके हिसाब से सिखाना पड़ेगा, कि एक्सपोजर नहीं है तो कैसे सिखाएंगे। तो इस तरह से मदर्स को मेजर एग्जांपल्स के, उनकी लाइफ की एग्जांपल्स में से चीजें लेके ये टर्मिनोलॉजी सिखाई जाती है। इसके हम्म। इससे रिलेटेड बहुत सारी और टर्मिनोलॉजी है, न्यूरो पैराडाइम, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत टेक्निकल है, ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए। हम्म। सेकेंडली, जो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स और यंग प्रोफेशनल स्पेशली यूज ना करें एबनॉर्मल एबनॉर्मल। जब बच्चा, मदर कहती है बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह तो नहीं करते ना, तो मैं उनसे कहती हूँ कि हम्म। नॉर्मल का क्या मतलब है। इट मीन्स कि आपका बच्चा इसका ऑपोजिट है, अगर बाकी बच्चे नॉर्मल हैं तो। वो हम्म। कहती है कि हाँ जी, मुझे पता है कि ये वर्ड में मुझे खुद भी बुरा लगता है, तो मैं कहती हूँ कि ये टर्म्स यूज ही नहीं करनी बच्चों में। आपका बच्चा ठीक है, उसकी जरूरियात मुख्तलिफ हैं, हम्म। उसकी एबिलिटीज मुख्तलिफ हैं। तो ये मदर के लिए भी एक शॉकर होता है कि मेरा बच्चा ठीक है, हम्म। सीरियसली, यू आर हम्म। टेलिंग मी कि मेरा बच्चा ठीक है। यू आर द हम्म। फर्स्ट वन के जो मुझे कह रही है कि आपके बच्चे को कुछ भी नहीं। तो कहती हूँ कि हाँ, उसको क्या है, मतलब इट्स नॉट अ मशीन जो कि खराब हो गई है, इंसान है। मुख्तलिफ जरूरियात हो सकती हैं। मेरी पसंद का रंग और हो सकता है, आपकी पसंद का रंग और हो सकता है, उसके पसंद का रंग मुख्तलिफ है, और वो बहुत शायद ज्यादा मुख्तलिफ है। हम्म। उसके लिए साथ कोई शेप भी जरूरी है जो उसको रंग पसंद है। तो हम्म। ये वाले अल्फाज यूज नहीं करने, ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं इंसानों के लिए, एक सही जीते सही। जाते इंसान के लिए। सो हम्म। आगे जो कुछ टर्म्स हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं, जैसे इंक्लूजन वर्सेस इंटीग्रेशन, एक्सेसिबिलिटी, मेन स्ट्रीम और स्पेशल एजुकेशन, इसको मैं इकट्ठा ही एक्सप्लेन करूंगी। हम्म। पहले हम मेन स्ट्रीम स्कूल पे आ जाते हैं, कि मेन स्ट्रीम स्कूल जो जनरली हमारे स्कूल्स होते हैं जिसमें हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स जो हमारे जिसमें हमारे स्पेसिफिकली डिफरेंटली एबल्ड या फिर डिफरेंट नीड्स के जो इंडिविजुअल्स हैं वो जा रहे होते हैं। इंटीग्रेशन के सेटअप्स होते हैं जिसमें हम कह देते हैं कि मेन स्ट्रीम स्कूल है, और हम कहते हैं कि ठीक है, डिफरेंटली एबल बच्चा है वो आ जाए। लेकिन वो इंक्लूसिव सेटअप तब बनेगा जब हम उसको वही फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे रैंप्स, जैसे विजुअल एड्स, जैसे कुछ एलएसए प्रोवाइड करेंगे हम। जब वो हम्म। सारी सहूलियात उसको प्रोवाइड करेंगे जो कि उसकी नीड है, क्योंकि वो उसको उसकी नीड्स डिफरेंट है, तो वो भी साथ प्रोवाइड करने पड़ेगा। इंटीग्रेट हम्म। तो हमने कर दिया मेन स्ट्रीम में कि आ जाए हम साथ बिठाएंगे, लेकिन समटाइम्स बहुत सारे स्कूल इंक्लूसिव सेटअप्स नहीं होते, क्योंकि वो ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। एटलीस्ट रिसोर्स रूम होना चाहिए, एटलीस्ट या एलएसए प्रोवाइड होनी चाहिए, या कोई साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए जो हमेशा एक हर बच्चे के पास जाके उसको चेक करे, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम दिया वो हो, तब तो वो अगर इंक्लूसिव हम सेटअप होगा। कहें कि मेन स्ट्रीम और इंक्लूजन के दरमियान में एक चीज इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सेटअप है, तो ऐसा ही है या? आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन, अगर हम इसको सिंपली करते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब है कि मेरे इंस्टीट्यूट में सब आ सकते हैं, हम्म। आइदर न्यूरोटिपिकल और न्यूरोडाइवर्स। लेकिन जब मैं फैसिलिटेट करती हूँ न्यूरोडाइवर्स को, तो वो इंक्लूसिव सेटअप बन जाता है। राइट, राइट।
क्या फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी है। अब उसकी नीड्स डिफरेंट है तो उसको वो नीड्स का जो सोल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करना है। हम्म। एंड एक्सेसिबिलिटी मीन्स के ये सारी चीजें फिर आपको एक्सेसिबल हो। जैसे अगर आप बैंक्स जा रहे हैं तो आपको, अगर एक बंदा व्हील चेयर बाउंड है तो उसको रैंप मिलना चाहिए। अगर वो डेफ है तो उसको साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर चाहिए। अगर वो ब्लाइंड है तो फिर उसको चाहिए कि उसके लिए ब्रेल की रीडिंग के लिए कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो इस तरह की हम्म। फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तभी आप एक सोसाइटी को भी इंक्लूसिव सेटअप बना सकते हैं। क्योंकि सिर्फ स्कूल इज नॉट जस्ट होल लाइफ के बच्चे ने स्कूल ही जाना है सिर्फ, हम्म। जनरलाइज भी करना है उसने अपने बिहेवियर को, अपनी लाइफ को। उसने अगर 7-8 घंटे स्कूल में गुजारे हैं तो उसने बाकी जिंदगी के 10-20 घंटे जो है वो भी तो गुजारने हैं ना। तो एज अ सोसाइटी हमें इंक्लूसिव सेटअप एज अ होल बनाना पड़ेगा। हम्म। आगे हमारे पास 3-4 जो है वो है पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज, आइडेंटिटी फर्स्ट लैंग्वेज, पर्सन विद ऑटिज्म, ऑटिस्टिक पर्सन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिफरेंटली एबल्ड। ये तीनों मैं इकट्ठी एक्सप्लेन करूंगी। ओके। जब हम कहते हैं पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज तो हम पर्सन को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। जैसे हम्म। पर्सन विद ऑटिज्म यानी आई एम द पर्सन जिसको ऑटिज्म है, यानी ऑटिज्म मेरी लाइफ का पार्ट है। आई एम नॉट ऑटिज्म, आई एम नॉट ऑटिस्टिक। हम्म। जो कि हम, जब मैं कहती हूँ ऑटिस्टिक पर्सन तो इट मीन्स के आपने कह दिया कि, इसकी एग्जांपल मैं अक्सर मदर्स को ऐसे कहती हूँ, ये मैं अडल्ट साइकाइट्री में भी बता रही होती हूँ और चाइल्ड साइकाइट्री में भी बता रही होती हूँ। मैं एग्जांपल ये देती हूँ कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो आप ये नहीं कहते कि वो दिल का दौरा जा रहा है। हम्म। हम कहते हैं कि वो मेरा फ्रेंड है जिसको दिल का दौरा पड़ा था, वो जा रहा है। हम्म। हम उसको, उसका नाम दिल का दौरा नहीं रखते थे। इसी तरह ही अडल्ट साइकाइट्री में हम एग्जांपल्स देते हैं कि स्टिग्मेटाइज कैसे नहीं करना आपने। ये नहीं कहना वो डिप्रेशन जा रहा है, मुझे हम्म। डिप्रेशन है, यानी मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है कि मुझे ये मसला है। मैं बहुत टैलेंटेड भी हूँ, मैं अच्छा गा लेती हूँ, मैं अच्छा पका लेती हूँ, मैं अच्छा स्टिच कर लेती हूँ, ये भी मेरी ही लाइफ का पार्ट है। हम्म। सो आपको अब इस तरह की लैंग्वेज, बाहर के मुल्कों में तो अब इस चीज़ को बहुत नोटिस किया जाता है और बड़ा इस चीज़ को फील किया जाता है कि आप अगर एक बंदे की आइडेंटिटी बना दें कि ये हम्म। ऑटिस्टिक है या ये डिप्रेशन का मरीज है, उसकी लैंग्वेज, प्रेफर्ड लैंग्वेज पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। ना कि आइडेंटिटी, आप उसकी जो डिसेबिलिटी है या उसकी जो लैकिंग्स हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, उसको उसकी आइडेंटिटी बना दें। इसी तरह जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ये वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मोस्टली यूके के जो फॉर्म्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें ये वाला वर्ड ज़्यादा यूज हो जाता है। ओके। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट एबिलिटीज, इस तरह की लैंग्वेज इज मोर अप्रोप्रिएट देन डिसेबल पर्सन और इस तरह की टर्मिनोलॉजी से। हम्म। सो नेक्स्ट इज नॉन वर्बल एंड नॉन वोकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये हमें लगता है कि हमें इसके बारे में बहुत पता है। यंग प्रोफेशनल्स को इसके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता। उनको लगता है कि नॉन वर्बल एंड नॉन वोकल का तो टर्मिनोलॉजी भी बहुत कम लोगों को पता होती है। हम्म। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही हैं। सो नॉन वर्बल बिहेवियर में और नॉन वोकल बिहेवियर में एक्सप्रेशन का डिफरेंस है। नॉन वर्बल मीन्स कि आपने किसी तरह कम्युनिकेट करना है। अभी मैं आपको बोल के बता, वोकल होके बता रही हूँ, या मैं हम्म। आपसे साइन लैंग्वेज में बात करूँ, या हम्म। मैं आपको किसी भी जेस्चर्स में बात करूँ, मैंने आपको बात समझानी है, कन्वे करनी है, दैट इज वर्बल बिहेवियर। ठीक है। राइट। नॉन वर्बल तब होगा, इवन बच्चा अगर अकेला बैठा हुआ और बात कर रहा है, इक्वलिलिया वगैरह या इस तरह की कोई चीज है, वो भी वर्बल बिहेवियर नहीं है। वो भी बच्चा एक्सप्रेसिव है यानी वोकल है। वोकल का मतलब हम्म। है कि बोल के बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। हम्म। लेकिन वर्बल बिहेवियर मीन्स कि किसी तरह कम्युनिकेट करना है। वर्बल डजेंट मीन के बोल के बताना। राइट। ठीक है। राइट। हम कहते हैं ना कि अपना वर्बेटम दें आप। हम्म। तो अगर एक बंदा जो है वो बोल नहीं सकता तो वो कैसे वर्बेटम देगा अपना, या सुन नहीं हम्म। सकता साइन लैंग्वेज से ना। आप ओके। उसके वर्बेटम को कंसीडर करेंगे ना। राइट। उसने कैसे कम्युनिकेट किया, इट डजेंट मैटर। हम्म। उसकी उसका वर्बेटम ये है कि वो साइन लैंग्वेज से आपको कन्वे करेगा। सो वो एक्सप्रेसिव
हमारी तरह स्पीच में नहीं है, वोकल नहीं है, लेकिन वर्बल है। सो दैट्स द राइट। डिफरेंस बिटवीन नॉन वर्बल एंड नॉन वोकल। एबलिज्म, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक टर्म भी है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। एबलिज्म का मतलब है व्हेन यू क्वेश्चन समवन्स डिसेबिलिटी, या हम्म। उसके इश्यूज या उसकी लैकिंग्स को आप क्वेश्चन करते हो कि देख के तो नहीं लगता कि ये ऑटिस्टिक है। हम्म। अक्सर और ऐसा हो रहा था। हम्म। और यूफेमाइज करके आप स्टिग्मेटाइज कर देते हो, बड़ा रैप करके उसको प्यारा सा कह देते हो कि अच्छा, ये तो आंखों में देख रहा है, इसको कैसे ऑटिज्म है। हम्म। डेरोगेटरी वर्ड यूज करना और इस तरह की चीजों को नेम कॉलिंग करना, डिसेबिलिटी को लेके मजाक बनाना और क्वेश्चन करना कि प्रूफ मी कि यू आर डिसेबल। हम्म। हम्म। समटाइम्स बंदा बिल्कुल सही दिख रहा होता है, हर डिसेबिलिटी आपको विजिबल नहीं होती है, लेकिन आपको मिलता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि यस यू आर डिसेबल। इट डजेंट मीन कि आपको व्हील चेयर बाउंड होना चाहिए या आपको कोई अजीब व गरीब हरकत करनी पड़ेगी उसके लिए। किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका और मेरा ख्याल है कि आपका अपने साथ ही एक मामला होता है, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या नीड्स हैं और आपने वो कैसे उनको जो है वो पूरा करना है। सो हम्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टेक्निकल टर्म्स थी सारी मेजरली, जो कि थेरेपिस्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं और पेरेंट्स के लिए भी 50-50 ज़रूरी है। बट Right. टेक्निकली ये थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी टर्म्स हैं। हम्म। नेक्स्ट प्लीज। सो ये बेसिकली ज़्यादा, ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं हमारी ज़्यादातर हमारी जो मसाइल हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं ज़्यादातर। ये दोनों के लिए ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए भी, थेरेपिस्ट के लिए भी, स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स के लिए। यंग प्रोफेशनल्स इसलिए मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि ये हमारे यंग प्रोफेशनल्स को नहीं पता होता। हम्म। समटाइम्स वो लोग सिर्फ देखते हैं कि हमारे सीजन प्रोफेशनल ने क्या किया है और उसको एग्जैक्ट कॉपी करते हैं, हम्म। और उसके डिजास्टर्स रिजल्ट्स आते हैं, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि उनको बैकग्राउंड कोई पता नहीं होता कि इसका क्या बैकग्राउंड है और क्यों कराया जा रहा है। सो लेट्स गेट बैक टू टर्मिनोलॉजी इज नथिंग। सो को अकरिंग कंडीशंस का मोबिडिटी, ये सिंपल चीज है कि दो डिजीजेस या दो दो प्रॉब्लम्स इकट्ठी लाई कर रही हैं। जैसे हमारे बुक्स में अक्सर पढ़ाया जाता है, अच्छा हाइपर एक्टिव है बच्चा, ये चीज यूज होगी। जब थेरेपिस्ट जाता है रियल लाइफ में, तो वो सिर्फ हाइपर नहीं होता, हम्म। 6 प्रॉब्लम्स उसके साथ होती हैं उस बेचारे के, मेंटल कंडीशंस, उसको आईटी भी होता है, बच्चा सीपी भी होता है, सेरेब्रल पाल्सी के साथ भी होता है, और कोमोrbid कंडीशंस सारी होती हैं। और फिर वो कहता है कि अब इसका क्या करना है। हम्म। बच्चा समझ ही नहीं आ रही होती कि मल्टीपल इश्यूज के साथ है। अगर बच्चा सीपी है और वो मूव ही नहीं कर पा रहा, और साथ उसके और भी कंडीशंस हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती हैं, साइका जो बच्चा जिसका एक्सपोजर नहीं है सीपी की वजह से, उसको साइकाइट्री के इश्यूज बहुत ज्यादा मैंने तो नोटिस किए हैं। तो इस हम्म। तरह ये ये सिंपल टर्म है, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट। ये कोमोrbid कंडीशंस होती हैं रियल लाइफ में, कोमोrbid कंडीशंस के साथ ही हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इट मीन्स के हमारे पास कुछ रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स या कुछ भी स्किल्स जो है, किसी एक में या मल्टीपल स्किल्स में आप डेफिशिएंट होते हैं। बच्चे नंबर्स को सही से नहीं कर पा रहे होते, बी को पी लिखना, पी को बी लिखना, या फिर क्यू लिख देना उसको। तो इस तरह से रीडिंग में या राइटिंग में या नंबर्स में या किसी भी इस तरह की स्पेसिफिक स्किल की डिसेबिलिटी आ रही होती है उस पर। सिंगल मोड में भी हो सकती है और मल्टीपल मोडालिटीज में भी हो सकती है। हम आगे, हमारे पास डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं और डिलेज हैं, ये दोनों इंटरलिंक टर्मिनोलॉजीज हैं। माइलस्टोन्स का मतलब है कि जब बच्चा डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है, तो कुछ अरसे के बाद एक माइलस्टोन अचीव होना होता है। जैसे कितने साल में वो खड़ा होगा, कितने साल में उसने सपोर्ट के साथ खड़े होना है, फिर कितने महीनों के बाद उसने चलना शुरू करना है, कब उसके दांत आएंगे, कब उसने बोलना है, कब बैबलिंग स्टार्ट होगी, कब गोइंग स्टार्ट होगी, ये सब चीजें माइलस्टोन्स हैं। ये और डिलेज, फिर हम उसको कहेंगे कि 2-3 महीने को हम डिले नहीं कंसीडर करते, हम साल या 6 महीने या इससे भी ज्यादा को डिलेज कंसीडर करते हैं। जब ये हम्म। ऑन टाइम नहीं हो रहे होते,
जो फिक्स टाइम होता है कि अगर फॉर इंस्टेंस 1 साल का बच्चे ने चलना है लेकिन वो अभी भी नहीं चल रहा, तो हम उनसे कहते हैं कि वेट करें। हम्म। और कितना वेट करना है? तकरीबन 6 महीने वेट कर लें। अगर 2-3 साल भी गुजर गए हैं देन इट मीन्स कि अब डिले आ रहा है, वी हैव टू वर्क ऑन इट। माइलस्टोन जो है अब वो डिले का शिकार हो गया। हम्म। डिले स्पीच और डिले डिसऑर्डर, इसमें भी वही सारी चीजें चलेंगी। जैसे स्पीच डिसऑर्डर में हमारे मल्टीपल इश्यूज आएंगे। अब ये स्पीच थेरेपिस्ट ज्यादा बेहतर बता सकता है कि आर्टिकुलेशन में इशू है, ऑर्गेनिसिटी रूल आउट करेगा कि आया हमारे जो ब्रेन का पार्ट है उसमें कोई इशू आ रहा है, या हमारे आर्टिकुलेटर्स में कोई इशू है, या अदरवाइज कोई इशू है, या एक्सपोजर ही नहीं है हमारे पास, हमारे क्लाइंट के पास क्या चीजें इशू कर रही हैं, वो होल पिक्चर डिसऑर्डर होगा। लेकिन अगर हम्म। सिर्फ एक माइलस्टोन थोड़ा सा डिले हो गया है, जैसे मैं पेरेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि लड़कियों की निस्बत लड़के हमेशा डिलेड होते हैं, ये हम्म। नेचुरल है हम्म। स्पीच में। लेकिन समटाइम्स लड़कियां भी डिले हो सकती हैं, लेकिन कितना डिले हुआ है दैट मैटर्स। हम्म। हम्म। उसकी उसकी ड्यूरेशन। जी प्लीज। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन और डेवलपमेंटल डिलेज काफी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। आपका क्या एक्सपीरियंस है कि क्या हमारे पेरेंट्स को इन चीज़ों का अवेयरनेस होता भी है? अवेयरनेस, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि उनको पता होता है कि क्या माइलस्टोन्स कब क्या अचीव होना चाहिए, या बस ऐसे ही चल रहा होता एक जनरल पिक्चर तो नॉर्मली हमारे माओ में पता ही होती है कि इतने साल का बच्चा बोलता है, और इतने साल का बच्चा चलना शुरू हो जाता है, इतने उम्र में दांत आना शुरू हो जाते हैं, इस तरह इतना हिसाब का पता है। लेकिन है? जब हम क्वेश्चन करते हैं कि इस टाइम पे बोलना शुरू हुआ था, कितने किस उम्र में इसने बोलना शुरू किया, फर्स्ट स्टेप इसने कब लिया, तब हमें अंदाजा होता है कि अच्छा ये माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ। जनरल पिक्चर्स उनको पता होती हैं। लेकिन जब हम्म। क्वेश्चन करते हैं तो उनके लिए भी एक शॉकर होता है कि अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा ये नहीं हुआ था। और हम्म। जनरली हमारी पॉपुलेशन में माँ को फिक्र होती है कि ये अभी तक बोला क्यों नहीं, बाकी क्योंकि बाकी सारे आपको माशाल्लाह इतना तंग कर रहे होते हैं कि आपका बच्चा अभी तक क्यों बोलना नहीं शुरू हुआ, आपका बच्चा चुप क्यों बैठा हुआ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमारे पास एक बच्चा आया जिसकी मतलब खुद बहुत डिप्रेस थी, और वो बिल्कुल नहीं बोलता था। तो हाँ, बात पता चला कि मदर उसके सामने बैठ के रोती रहती हैं, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। उनको इस चीज से मना किया। जब बच्चे ने बोलना शुरू किया, हंसना शुरू किया, तो उनको उस पर भी मसला था कि पहले उनके घर वाले कहते थे ये बोलता क्यों नहीं है, और और बाद अब में चुप उनको क्यों नहीं कहते थे करता? कि अब ये चुप क्यों नहीं करता। तो सही सही। आपके बच्चे को पिन पॉइंट किया जाता रहेगा, चाहे वो बेचारा बोले या वो ना बोले। सो दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं। राइट। सो नेक्स्ट वन इज pragmatic लैंग्वेज स्किल। ये हाई हाई फॉर्म ऑफ स्किल है हमारी लैंग्वेज की। जैसे आप कह रहे हैं कि सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो मैं कहती हूँ उतार चढ़ाओ बच्चे की बात का कैसा है। हम्म। जैसे एक बड़ी वो मीम मैं कहती हूँ कि आमिर खान की, अच्छा अच्छा, यू सी हम बता देते हैं कि अच्छा, आई एम हैरान कि तुमने ये कहा है, हम्म। अच्छा, यानी थोड़ा फर्मली कह रहे हैं। तो ये राइट। जब हम अपने उतार चढ़ाव से, आवाज की, अपने एक्सप्रेशन से, इवन अगर किसी ने उधर मुंह किया हो और वो दांत दबा के बात करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसने गुस्से से बात की है, या ये हम्म। जवाब नहीं देना चाह रहा। तो ये स्किल्स वो हैं हमारी कि हमें पता चल जाता है। और मोस्टली बच्चे 4-5 साल की उम्र में अच्छी खासी प्रैग्मेटिक लैंग्वेज अचीव कर चुके होते हैं, अच्छे खासे बता रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, गुस्सा भी कर रहे होते हैं, तो ऊंची नीची आवाज से बात भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी सारी स्किल्स उसमें आ रही हैं। सो नेक्स्ट एडीएचडी एएसडी को मैं इतना एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, लेकिन उसके जो आगे टर्मिनोलॉजीज हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये जरूर डाली हैं। हम्म। अह, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जैसे अस्पर्जर्स, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, विजुअल ऑटिज्म, ये सब नहीं है, ये कोई रियल टर्मिनोलॉजीज नहीं है। एस्पर्जर्स, रेट सिंड्रोम, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, ये सारी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। ये हमारे डीएसएम क्राइटेरिया से भी निकल चुकी हैं। डीएसएम क्राइटेरिया हमारे मैनुअल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ जी इन पॉइंट्स की बेसिस पे आपने डायग्नोसिस जो है वो देना है। सो अब ये निकल चुकी हैं, लेकिन स्टिल हमारे सीजन प्रोफेशनल्स भी बड़े मजे से कह रहे होते हैं ये बच्चा एस्पर्जर्स है, ये बच्चा हाई फंक्शनिंग का है, ये तो सब कुछ कर लेता है। हम्म। जबकि अब हमारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी एक कॉन्टिन्यूम है, एक स्पेक्ट्रम है, एक
हमारे पास एक स्केल की तरह है कि लेवल 1 है, लेवल 2 है या लेवल 3 है। उसके हम्म। अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ना कि आप ये कहें कि ये हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है या एस्पर्जर्स है, तो ये टर्मिनोलॉजीज अब यूज नहीं होंगी। इसी तरह वर्चुअल ऑटिज्म है, ये तो एक सेल्फ पेड लोगों की बनाई हुई, जैसे वो पोस्ट आती है ना साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी को खुद भी पता नहीं होता कि साइकोलॉजी ने ये कहा है या नहीं कहा। सो ये उसी तरह की है कि पॉप कल्चर में कुछ चीजें बना ली हैं। हम्म। तो ये विजुअल ऑटिज्म है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमें फलां डॉक्टर ने कहा है कि आपके बच्चे को मोबाइल देखने की वजह से ऑटिज्म हो गया। हम्म। तो मैं उनसे कहती हूँ कि फ्लू लगने के लिए भी किसी इंसान को और फ्लू होना जरूरी है या सर्दी होना जरूरी है। ऐसे हवा में जो है वो आपको फ्लू नहीं लग जाता। इसी तरह ही ऑटिज्म होगा बच्चे को, स्क्रीन टाइम ने उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है, ना कि हम्म। स्क्रीन देखने से होगा। हाँ, इशू क्या आ सकता है? अ, हो सकता है बच्चे की और कोई डिलेज वगैरह ना हो, लेकिन आपने उसको एक्सपोजर ही नहीं दिया, राइट। तो सोशल स्किल्स सिखाई ही नहीं है, वो घर में बैठ के स्क्रीन टाइम करता रहता है, तो वो क्या बोलेगा? हम्म। सो ये इशू आ सकता है, बट इट डजेंट मीन कि आप उसको सीधा कह दो ये ऑटिज्म है। ये नहीं हम्म। हो सकता। मोबिलिटी की इम्पेयरमेंट, इट्स सिंपल के इंसान की मोबिलिटी की कोई भी हो सकती है इम्पेयरमेंट। आप व्हील चेयर बाउंड हो सकते हैं, सीपी हो सकता है बच्चा, और इस पे भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं सीपी की। आपकी सारी लिम्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं, या आपकी कौन सी साइड अफेक्टेड है, या ओनली लेग्स अफेक्टेड हैं, बाजू अफेक्टेड हैं, हाथ अफेक्टेड हैं। तो उसकी बेसिस पे आपकी मोबिलिटी जो है इम्पेयरमेंट उसमें आ सकती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अब इसको सिंपली इसी तरह ही वर्ड्स पे हम इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी आगे से कैटेगरीज हैं। डेफ वर्सेस हेयरिंग वर्सेस हार्ड ऑफ हेयरिंग, क्योंकि मैंने खुद भी साइन लैंग्वेज जो है वो सीखी हुई है। तो हम्म। डेफ कल्चर में मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ, अक्सर ऑटिज्म के बच्चे आते हैं और वो उनका एक चेकअप होता है, मैं उनसे हमेशा ये क्वेश्चन करना होता है कि आप उनसे पूछें कि आपने इसका चेकअप करा लिया, क्योंकि मदर्स को होता है कि ये देखता ही नहीं हमारी तरफ, हम इसको हम्म। आवाजें देते रहते हैं। तो हमेशा डॉक्टर एक चेकअप कराता है कि वो डेफ तो नहीं है। लेकिन हम्म। स्टिल कुछ बच्चों के इम्प्लांट्स होते हैं, और हियरिंग जो है सिंपली उनके साइंस भी, मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप शिफ्ट करना चाहती हैं साइन लैंग्वेज पे, तो आप इसको अभी से देख लें। अगर आप चाहती हैं कि आप वेट करें, तो आप 7-8 साल तक भी वेट करें, हो सकता है कि लेटर ऑन डेवलप हो जाए स्पीच, क्योंकि आपकी हेयरिंग का एक्सपोजर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप वर्बली भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। हम्म। डिफरेंट साइंस हैं सिंपली। कभी कभी अगर मैं कहती हूँ कि आप अगर नोटिस करें, तो आपको पता चलेगा कि जब हम ऊबर यूज किया करते थे तो नीचे लिखा आता था कि ये हार्ड ऑफ हियरिंग है, दिस इज एच इन साइन लैंग्वेज, हम्म। शॉर्ट स्मॉल एच। तो हार्ड ऑफ हियरिंग हम 2 टाइम्स ऐसे करते हैं, तो उस पर लिखा ओके। हुआ आ रहा होता था कि ये जो आपका ड्राइवर है ये हार्ड ऑफ हियरिंग है। ओके। तो मेरे लिए बड़ा ये डिफरेंट चीज थी कि अच्छा ये है। और हम्म। डेफ है या हार्ड ऑफ हेयरिंग है या मैं हम्म। हेयरिंग हूँ, तो आप छोटे छोटे साइंस सीख लें, ताकि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको पता हो कि आपने बात कैसे करनी है। राइट, राइट। तो इसी तरह ब्लाइंड जो है, अगर किसी ने बस में सफर करना हो, मुझे नहीं पता कि बाकी सिटीज में क्या सिस्टम है, लेकिन हमारे लाहौर में एक स्पीडो बस चलती है, जिसकी बैक साइड पे एक पोल लगा होता है, उसके ऊपर एक रेड बटन होता है। हमारे यहाँ वो चलता नहीं है, लेकिन अगर हम्म। आप उसको टच करें तो उसके ऊपर हम्म। ब्रेल की सेटिंग है। ओके। उसके ऊपर ब्रेल में लिखा हुआ है STOP, स्टॉप। हम्म। तो ब्लाइंड वर्सेस जो लो विजन है उसको एक्सप्लेन करते हुए मेरे माइंड में ये एग्जांपल थी। और अगर आपने कभी बाहर के मुल्क से किसी के घर दवाइयाँ आई हो कैलपोल की, और ये तो उसके ऊपर भी अगर आप कभी देखें तो एक एम्बोस्ड लैंग्वेज में डॉट डॉट हम्म। डॉट डॉट लगे होते हैं। हम्म। वो सारी उसी को, क्योंकि ब्लाइंड जो होगा वो उसको थंब के जरिए सेंस करके रीड करेगा। सो इसमें राइट। भी कैटेगरीज हैं कि फुल ब्लाइंड है, पार्शली ब्लाइंड है, या फिर मिडल में कोई है, क्योंकि इनमें अगर क्रिकेट टीम में देखें तो उन्होंने ABC कैटेगरीज रखी होती हैं, इसी तरह बिल्कुल। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि कौन सी, अगर स्लिप में खड़ा है तो वो किस कैटेगरी का होगा, सिर्फ उसको साए नजर आते हैं। और उनकी बॉल्स भी डिफरेंट होती हैं उसके साथ, और उनकी
जो एड्स होती हैं जैसे गैजेट्स वगैरह हैं उनके अंदर भी साउंड सिस्टम होगा साथ, ताकि वो सुन के उस पर क्लिक कर सके। और उनकी जो इस तरह के गैजेट्स और ये सारी गेम्स होती हैं वो इसको सपोर्ट कर रही होती हैं। हम्म। इमोशनल डिसरेगुलेशन, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सिंपली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये कहते हैं कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, सेंसरी इश्यूज हैं, अगर हम सिर्फ चाइल्ड स्पेसिफिक रहें तो ये फ्रस्ट्रेशन जो जो आपको उसकी समझ नहीं आ रही, मदर को बच्चे की समझ नहीं आ रही, दोनों के एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही, तो ओवर टाइम जो है ना ये पाइल अप होता रहता है इमोशनली। क्योंकि मदर को बार बार, और केयर गिवर की इमोशनल डिसरेगुलेशन को कोई नहीं देख रहा होता, हम्म। उसको सिर्फ कह रहे होते हैं कि तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा। हम्म। हम्म। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन ओवर टाइम पाइल अप होती है ना, ये फिर ट्रांसफर होती है बच्चे पे, और दोनों मदर और चाइल्ड और फादर भी इमोशनल एक रोलर कोस्टर पे होते हैं। राइट। तो जब वो इस पोजीशन में होते हैं तो वो उनके प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो रहे होते इमोशंस, उनको नहीं पता होता कि कम्युनिकेट कैसे करना है आपस में। सो ये सारी चीजें हम इस पे डील कर रहे होते हैं। इस इट मीन्स के वो डिसरेगुलेशन है पीछे होगा। यस, एक नीचे रह गई है ओके। पैथोलॉजिकल डिमांड अवॉइडेंस। सो इसको मैं आगे जो मेरे टर्मिनोलॉजी है उनके साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये उसी के साथ लिंक करती है। ओके। नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो हमारे पास स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेज हैं। स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेज के नाम से ही पता चल जाता है कि आईईपी वन इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। ठीक है, ये एक, और आईईपी क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द द इंडिविजुअल, क्या हम्म। उसको सूट कर रहा है, व्हाट इज सूटेबल फॉर द इंडिविजुअल, उसकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम गोल्स को डिफाइन करेंगे, फिर फर्दर उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ट्रांजिशंस को से पहले मैं बेसलाइंस बता दूं। ट्रांजिशन और बेसलाइंस जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। बेसलाइंस का मतलब है कि जब बच्चा आपके पास आया है तो तब आपने एक सेशन लिया है जो कंसल्टेशन और काउंसलिंग का है। जो सेशन से पहले, जो मेजर सेशन है, जो थेरेपी सेशन है, उससे पहले जो गार्डियंस के साथ हो रहा होता है, हम्म। उसमें आपने उनकी ऑब्जर्वेशन से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, और फिर जो फर्स्ट सेशन होगा थेरेपी उसकी ऑब्जर्वेशन से, एटलीस्ट 1 वीक का वो पूरे सेशन की ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बेसिस पे आप सारे बिहेवियर्स नोट डाउन करते हैं, उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब हम्म। चीज़ें जो होती हैं आप बिहेवियर से रिलेटेड लिखते हैं और ये बेसलाइंस बनाते हैं, और फिर एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद उसको दोबारा असेस करते हैं। बेसलाइन से फिर उसका कंपैरिजन होता है कि क्या डिफरेंस हमारे पास आया, क्योंकि चाइल्ड में हमेशा रिजल्ट्स आपको 6 महीने बाद मिनिमम मिलते हैं, हम्म। और आपको साल का इंतजार भी करना पड़ता है कि आप उसकी असेसमेंट करें, उसके रिजल्ट्स लेट आते हैं। ट्रांजिशंस जो है इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक काम करवा रहे हैं बच्चे को तो एटलीस्ट उसको आधा घंटा पहले उसको बताएं कि आज हम ये करेंगे। चाहे राइट। वो ऑटिज्म के साथ है। एक तो हमारी कुछ सोसाइटी में ना मिथ्स भी बन चुकी हैं कि ट्रांजिशन सिर्फ ऑटिज्म के को जरूरी है, क्योंकि ऑटिज्म चेंज बर्दाश्त नहीं करता। हम्म। हम्म। जबकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जिन डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको ट्रांजिशंस की जरूरत होती है। ओके। इवन हम जैसे न्यूरोटिपिकल्स को भी ट्रांजिशंस की जरूरत होती है। हम्म। हमारे जनरली हमारी लाइफ एक तरह से गुजरी होती है, लेकिन कोई मेजर इवेंट आना होता है तो हम एक दूसरे को बता रहे होते हैं, अच्छा आज हमने वहां जाना है, रेडी रहना। ये हम हम्म। ट्रांजिशन करा रहे होते हैं, मेंटली पहले से एक पिक्चर बना रहे होते हैं कि अच्छा आज हमारे स्केड्यूल में एक डिफरेंस है। राइट। राइट। हम्म। तो इसी तरह जब, जैसे मैं नॉर्मली ट्रांजिशन ऐसे कराती हूँ कि मैं पहले ट्रेन करती हूँ बच्चे को अ, कुछ सेशंस में, और फिर जब मदर्स बैठी होती हैं तो मैं उनको दिखाती हूँ। मेरा मेरा ये रूल है कि मैं दिखाती हूँ कि ट्रांजिशन करानी कैसे है। तो मैं जब हम्म। 2 मिनट रह जाते हैं और एक्टिविटी एंड होने वाली होती है तो मैं कहती हूँ ओके 2 मिनट्स लेफ्ट, देन गो टू स्पीच रूम। तो बच्चा फिर, हम्म। चाहे उसको टाइम देखना आता है या नहीं आता, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसे कहती है कि ओके लेट्स वाइंड अप। हम्म। वाइंड अप करता है और उठ के अपनी चेयर सेट करके सीधा स्पीच रूम में चला जाता है। हम्म। तो इस तरह ट्रांजिशन करानी सिखानी पड़ती है, दिखा के सिखा के फिर करानी पड़ती है। समटाइम्स आपको बच्चे को पहले लेके जाना पड़ता है कुछ अरसे के लिए। तो ये ट्रांजिशन जो है आपको बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स में
बचा लेती है बच्चों को, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, क्योंकि फिर हमें बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स, मेल्टडाउन्स, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर हम ये चीज़ें नहीं करते ऑन टाइम। हम्म। ओके, सो टेंट्रम और मेल्टडाउन में सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। टेंट्रम जो होता है ना, उसके पीछे मिलिशियस रीजंस होती हैं हम बच्चे की, यानी वो कॉन्शियसली कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, जिसको हम कहते हैं। हम्म। मेल्टडाउन जो होगा ना, वो उसके पीछे रीजंस, जेन्युइन रीजंस होंगी, सेंसरी इश्यूज हैं। आपने इतने लंबे जुमले में उसको लाइन समझाइए, जाओ फलां ने दराज में से फलां रंग की फलां 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 चीज निकाल के लाओ, बच्चा कह रहा है ये ना मुझे पता है रेड क्या होता है, ना मुझे पता है हम्म। ग्लास क्या होता है, ना मुझे पता है दराज क्या होता है, मैं क्या करूं। और कंफ्यूजन जो है, इतनी जब हमारी डिमांड और इतने हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स हम जो जा रहे हैं कि वो हमसे कम्युनिकेट करें, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो एंड में बच्चे को जो रिस्पॉन्स आएगा वो मेल्ट डाउन में होगा या शट डाउन में होगा, यानी वो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ के बैठ जाएगा और कोई मोबिलिटी नहीं है। सिवियर क्रोनिक केसेस में शट डाउन में बिल्कुल ही कोई काम नहीं हो रहा होता। बच्चा सारी जो आपकी डिमांड्स हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपकी सारी चीज़ों को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता, और वो अंदर 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 अपने इमोशंस फील करता है। अगर किसी ने ऑटिज्म का सेशन लिया तो उसको पता होगा कि ऑटिज्म के कुछ बच्चे तो आउटबर्स्ट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल अंदर अंदर रोते हैं, हम्म। आवाज भी नहीं निकलती, और वो बाकायदा बहुत आपको फील हो जाता है कि अब ये अंदर अंदर इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा मोमेंट होता है, आपको खुद भी फील होता है कि हम उनको खुद कह रहे होते हैं कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो, जिस तरह भी करना है उसमें, क्योंकि हम्म। आपकी रेपो बन चुकी होती है। तो वो बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है हमारे लिए भी, कि अब बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं है, अब बच्चा अवॉइडेंट हो गया, अब बच्चा बिल्कुल भी आपकी चीजों को फॉलो नहीं कर रहा। हम्म। बर्नआउट में स्पेसिफिकली मास्क कर करके, और ये बर्नआउट हमेशा फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, हम्म। जैसे आप कह दो कि एग्जॉशन हो गई है, थक गया हूँ, अब वो आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाह रहा। ये शट डाउन एंड बर्नआउट वेरी क्लोज टर्म्स, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों के रिजल्ट्स में होता यही है कि वो काम नहीं करते, लेकिन वो थक चुका है अब आपकी इंस्ट्रक्शन सुन सुन के, जैसे हम कहते हैं सेंसरी करवाएं, लेकिन सेंसरी ब्रेक्स भी होनी जरूरी है। हम्म। इतनी सेंसरी नहीं करानी कि वो फिर उसका दूसरा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए, कभी कभी हम्म। उसको छोड़ना भी है। सो इसी तरह मास्किंग मास्किंग मोस्टली ऑटिस्टिक मास्किंग या अदरवाइज भी सिम्टम्स की मास्किंग वो लोग करते हैं जिनकी इंटेंसिटी प्रॉब्लम्स की कम होती है, उनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होती हैं। तो वो मास्क कर करके भी बर्नआउट्स आ सकते हैं, एग्जॉशन की वजह से बर्नआउट आ सकते हैं। जो पैथोलॉजिकल डिमांड्स हैं, यानी वो बिल्कुल ही छोड़ देगा, ये टर्मिनोलॉजीज नजदीक नजदीक हैं, हम्म। रीजंस भी सेम सेम है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं इनमें, और आपको समझ आ जाती है कि बहुत ज्यादा डिमांड जब आप करते हो बच्चे से, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, तो वो थक जाएगा और बर्नआउट करेगा, या मास्क कर करके वो थक गया अपने सिम्टम्स को कोप कर करके, क्योंकि हमारी दुनिया की टिपिकलिटी से उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिफरेंट है। हम्म। सो इसकी वजह से ये सारी चीजें आ सकती हैं, टेंट्रम्स भी हो सकते हैं, मेल्टडाउन भी हो सकता है, शट डाउन भी हो सकता है, बर्नआउट भी हो सकता है। हम्म। ओके, सो नेक्स्ट इज फोर्स्ड सिटिंग एंड आई कांटेक्ट। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे, कि मैंने बच्चे को बिठा लिया, ये बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे यहाँ समझी जाती है, और फोर्स्ड सिटिंग कराई जाती है। मैंने खुद पर्सनली देखा है इंस्टीट्यूट पे कि बच्चे को दीवार के साथ कुर्सी के साथ बिठा के सामने या तो टेबल जोर से दबा दिया जाता है, हम्म। या थेरेपिस्ट जो होता है आगे से बैठा होता है, बच्चे को जकड़ के बैठा होता है, हम्म। और बच्चा धाड़े मार मार के रो रहा होता है। वो 3 4 दिन बाद बैठ जरूर जाएगा, लेकिन वो ट्रॉमेटाइज होगा। हम्म। मैं उसके बरक्स मैं ये करती हूँ कि मैं उसकी मदर को उसके सेफ जोन को पास बिठा के, और उससे कहती हूँ कि ठीक है, ये जमीन पे लेटा रो रहा है तो रोने दें, एटलीस्ट उसको ये पता है कि मेरी माँ मेरे सेफ जोन मेरे पास है। हम्म। मैं उसके लिए प्रॉब्लम हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं हूँ। 3 4 दिन वो इसी तरह ही रोता है, माँ के होते हुए, और माँ के पास माँ के कदमों में लेटा हुआ होता है। उसके बाद वो खुद उठ के उसकी गोद में बैठ के सेशन लेना शुरू करता है, और फिर हम उसकी ट्रांजिशन आस्ता 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 चेयर पे लेके आते हैं। हम्म। इससे होता ही है कि बच्चे को फील होता है कि अच्छा, आई एम इन द सेफ एनवायरनमेंट।
बजाय हम्म। इसके कि मैं उसकी माँ को बाहर निकाल के दरवाजे को कुंडी लगा के उसको जबरदस्ती कुर्सी पे बिठाऊं और उसको सारी जिंदगी के लिए ट्रॉमेटाइज कर दूं। इट्स हम्म। बेटर कि आप उसको कैसे सेटिंग करा रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बहुत दफा बताई गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत कम प्रैक्टिस होती है। इसी हम्म। तरह आई कांटेक्ट, मेरा बच्चा तो मेरी आंखों में देख के बात करे, ये तो पेरेंट्स की डिमांड है। हाँ, और थेरेपिस्ट डिमांड। के और थेरेपिस्ट कह रहे होते हैं मेरे पास ये एक हफ्ते बाद ही इसने मेरी आंखों में देख के बात करना शुरू कर दी। हम्म। क्यों? मैं कहती हूँ क्यों, मतलब आंखों में उसको दिखा के क्या करना है? हम्म। क्या वजह है, आंखों में देखने से क्या होगा? हम्म। अब उस बेचारे के लिए वो जबरदस्ती देख तो लेता है, उस बेचारे का मुंह पकड़ पकड़ के उसको कहा जाता है कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, जो कि गलत है। मैं उसके बरक्स ज्वाइंट अटेंशन पे ज्यादा फोकस करती हूँ। ज्वाइंट अटेंशन ही होती है कि छोटी छोटी गेम्स बनानी है अपने बच्चे के साथ। मैं से कह रही हूँ ले लो, तो वो पकड़ता है, फिर मैं से कहती हूँ दे दो, वो देता है। और हम इसी तरह छोटी गेम से बड़ी की तरफ आते हैं, यानी हम बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट करते हैं, बजाय इसके कि वो मेरी आंखों में देखे। मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। और हम्म। जब स्पेसिफिकली ऑटिज्म में जब आप ज्वाइंट अटेंशन पे काम करते हैं, तो बच्चा आपके साथ बेहतर फील करता है, ओवरवेल्म फील नहीं करता, और खुद ही आंखें उठा के आपको देख लेता है सेकंड्स के लिए। और हम्म। वो आपकी अचीवमेंट का टाइम होता है एक थेरेपिस्ट की। हम्म। फोर्थ आई कांटेक्ट से बेहतर है कि आप ज्वाइंट अटेंशन पे काम करें। इसी तरह ही अगर हम ज्वाइंट अटेंशन का एक जनरलाइज और बिगर पिक्चर देखें, तो वो सोशल रेसिप्रोसिटी है। यानी हम्म। अब सोसाइटी में वो कैसे मूव करेगा, सोसाइटी में बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कैसे करेगा, लेन देन कैसे करेगा, कहाँ बैठना है, कहाँ ऑर्गेनाइज रहना है, कहाँ जो है वो हमें अच्छे से बैठना है, कैसे बात करनी है। ये एक बिगर पिक्चर नहीं है, सोशल, ये इसी की एक बड़ी पिक्चर है बस। इसमें हम्म। डिफरेंस इतना है। सोशल स्टोरीज, ये भी ज्यादातर ऑटिज्म के साथ मंसूब की जाती है। सोशल स्टोरी बेसिकली पैटर्न होता है, सिंबल्स या फिर कोई ऐसी चीजें पिक्टोरियल फॉर्म में हम ड्राइंग्स की बेसिस पे हम छोटे सेंटेंसेस या वर्ड्स के साथ लिख के बच्चे को देते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ये हो रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो रहा है। अगर हमें किसी स्टोरी की फॉर्म में उसको समझाना है कि ब्रश कैसे करना है, तो हम उसको चंक्स में डिवाइड कर देंगे, ब्रश पकड़ना है, टूथपेस्ट लगाना है, और वो साथ साथ पिक्चर में लिखा हुआ होगा। और ये उन्हीं बच्चों के लिए ऑब्वियसली जिनकी ये चीजें डेवलप हो चुकी हैं, जिनको या पढ़ना आता है या थोड़ी सी सिंबल्स या फिर चीजें जो हैं उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ये भी फोकस किया जाता है कि ये ऑटिज्म के साथ हम इसको फिक्स करें, बट मेरा ये ख्याल है और मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि मैंने इसको हर तरह के डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ हम्म। यूज किया है और ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसके आगे है हमारे पास सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये इसमें जो चीज समझने वाली है वो है सेंसरी सीकर्स और अवॉइडर्स क्या होते हैं। हम्म। असल टर्मिनोलॉजीज हैं हाइपो सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव। सो मैं पेरेंट्स को और थेरेपिस्ट को कहती हूँ कि छोड़ दो इसको, ये बड़े कंफ्यूजिंग है, अवॉइडर और सीकर पे चलते हैं, हम्म। सिंपल ही रखते हैं। सो अवॉइडर वो होते हैं जो कि स्टिमुलस को दूर कर रहे होते हैं, जिनको कम स्टिमुलस चाहिए। और सीकर वो होते हैं जिनको स्टिमुलस ज्यादा चाहिए अपनी सेंसरी नीड्स के लिए। एक चीज और इसमें ऐड करूंगी कि जब हम सेंसरी प्रोफाइलिंग या सेंसरी को चेक कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ फाइव सेंसेस को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बात खत्म हो जाती है वहीं पे बात। हम्म। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमेशा स्पेशल नीड्स के साथ या फिर डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ या इंडिविजुअल्स के साथ आपको तीन ऐड करनी पड़ती हैं, वेस्टिब्युलर, प्रोप्रियोसेप्शन और इंट्रोसेप्शन। ओके। हमारे यहाँ ये ओटी का काम होता है, लेकिन हम्म। हमारे ओटी वालों को अक्सर पता नहीं होता, तो हम बिहेवियर थेरेपिस्ट ही उसकी प्रोफाइलिंग करके दे रहे होते हैं। हमारे बहुत अच्छे जो जिनके कोई 8 8 9 9 10 10 साल के एक्सपीरियंस है उनको शायद ये पता हो, लेकिन हमारे न्यू थेरेपिस्ट को, ओटी वालों को, बेचारों को बिल्कुल कुछ नहीं सिखाया जाता, ना उनको रीडिंग राइटिंग करवानी आ रही होती है, ना उनको सेंसरी चीज़ों की प्रोफाइलिंग करनी आ रही होती है। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये सीखनी बहुत ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए कि अवॉइडर और सीकर को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी प्रोफाइलिंग कैसे करनी है। फिर कुछ बच्चे वैसे उनके और एक चीज सॉरी मैं ऊपर भूल गई हूँ कि एक ही बच्चा डिफरेंट सेंसेस में अवॉइडर और सीकर हो सकता है। सो ये राइट। इम्बैलेंस जो होता है, एक हियरिंग की जो है वो अवॉइडर में है, टच की सीकर में है, तो ओवरवेल्म कंडीशन जो है
है वो हो जाएगी, बैलेंस ही नहीं है। जब ये हम्म। बैलेंस नहीं होगा तो फिर भी हमारे पास मेल्टडाउन्स, शटडाउन्स, बर्नआउट्स, इस तरह की चीजें आती हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं कि टो वॉकिंग। इसमें थोड़े से टेक्निकलिटी ये है कि जब हम टो वॉकिंग एक आम देखता है तो वो कहता है इसको सेंसरी इश्यूज हैं, ओटी रेफर कर दो। हम्म। आपको डिफरेंट क्वेश्चन करने पड़ेंगे टो वॉकिंग में। मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया, मैं हमेशा ये पूछती हूँ, आपका बच्चा वॉकर में तो नहीं था? तो हम्म। पेरेंट्स एक दफा यूं करके मुझे देखते हैं कि आपको कैसे पता चला? हम्म। मैं कहती हूँ आपके बच्चे को वैसे टच में इशू नहीं आ रहा, पैर भी तो जमीन पे टच होता है ना, उसको सेंसरी इश्यूज। वैसे उसको अगर टेक्टाइल में इश्यूज नहीं है तो आप एक दफा और सवाल भी पूछ लें कि क्या वॉकर में तो नहीं चलता, क्योंकि वॉकर, जब बच्चा वॉकर में होता है ना तो उसकी हील उठी हुई होती है, उसको राइट, राइट। आदत ही पड़ जाती है कि वो उसी तरह ही चलेगा। सो ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐड मैं इसलिए करती हूँ कि बच्चों को पता हो कि अच्छा ये सवाल भी करना है कि सेंसरी से रिलेटेड में कि टो वॉकिंग में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो ऐड हो सकते हम्म। हैं। इकोलेलिया और स्टेमिंग, स्टेमिंग एक ब्रॉडर टर्म है, यानी रिपीट करना बार बार किसी भी मूवमेंट को। वोकल हो सकती हैं ये भी, बोल बोल के वो बार बार एक्सप्लेन कर, बोल बोल रहा है, उसने कुछ सुना है किसी से, उसे इमीडिएटली कर रहा है। डिलेड इकोलेलिया भी हो सकता है। इकोलेलिया स्टेमिंग की एक टाइप है। और बच्चे ने कुछ टीवी पे सुन लिया है, कार्टून्स में सुना है, वो एक्सप्लेन करोगा। जो रिपीटेड बिहेवियर है और ये सेल्फ सूदिंग बिहेवियर होता है एक्चुअली। ओके। हमारे, हाँ, पहले ये कहा जाता था कि इसको खत्म करना है, हम्म। हम्म। जबकि इसको खत्म नहीं करना है, इसको चैनलाइज करना है। उसको क्या So, मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि बच्चा बार बार घूमे नहीं, हम्म। बच्चा राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड चक्कर लगाई जा रहा है। या उसको जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसको गोल गोल चीजें घुमाने की बहुत ना पसंद है। तो मैं हम्म। उसको चैनलाइज ऐसे करूंगी कि 50% तुम मेरा काम करो और फिफ्टी हम्म। परसेंट मैंने उसकी स्टेमिंग को उसका रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। ओके। तो मैं उसके टेबल के सामने, और पहले ये सिखाना पड़ता है पहले आपको। बच्चा पहले एहतजाज भी करता है कि तुम कैसे कर सकती हो कि तुम मेरा रिइंफोर्समेंट ले लो। तो मैं हम्म। उसके चैनलाइज ऐसे करूंगी कि उसके सामने ही रखूंगी और एक दफा उसको अपनी एक्टिविटी दूंगी और पहले ही रिस्पॉन्स के बाद उसको उसकी एक्टिविटी वापस कर दूंगी, तो उसको ओके। समझ आ जाएगा कि अच्छा, सो कोई काम करो तो उसके रिस्पॉन्स में मिलता है। सो इस तरह से आपको चैनलाइज करनी है एनर्जीज को, ना कि आपको उसको रोकना है, क्योंकि उसकी भी सेंसरी नीड्स हैं कि उसको स्टेम करना है और ये उसको रिलैक्स कर रहा होता है स्टेमिंग। हम्म। और एक एक जो चीज़ जो मैंने इसमें ऐड नहीं की हुई लास्ट में, मैं हमेशा जो स्पेसिफिकली यंग थेरेपिस्ट और मदर्स उनको कहती हूँ कि बिहेवियर्स को, बच्चे को कंट्रोल नहीं करना, मैनेज करना। हम्म। सो आपकी लैंग्वेज में भी पता चलना चाहिए कि कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसका बिहेवियर कैसे कंट्रोल करूं? मैंने कहा कंट्रोल क्यों करना है? हम्म। हमारी सारी जिंदगी मैनेजमेंट पे चल रही होती है। जब आप किसी चीज को कंट्रोल करेंगे तो आपके हाथ से भागेगी। हम्म। जब आप मैनेज कर करके चलेंगे तो 19-20 का फर्क रह जाएगा और चीजें फ्लो में रहेंगी। तो बिहेवियर्स को भी मैनेज करें, बच्चे को भी मैनेज करें। ये मैनेज करना है हमेशा, कंट्रोल नहीं करना चीजों को। सो थैंक यू वेरी मच जी। काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और आई थिंक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे भी मेरे इल्म में भी नहीं थी। तो आज आपकी बदौलत जो है वो मेरे नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा हुआ। आई होप कि ये दूसरे लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी, नए एंट्रेंट्स जो हैं और पेरेंट्स और केयर गिवर्स जो हैं, और जनरल पब्लिक के लिए भी इसमें से बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए अवेयरनेस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच अस्मा वंस अगेन। थैंक यू सो मच। राइट जी, तो इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।